खबरें क्या होती हैं? खबरें होती हैं सत्य और विश्लेषण का सटीक प्रमाण। और डीडी न्यूज, जो कि भरोसा है सच का। हम आपके लेकर आए हैं आपका खास भरोसेमंद शो न्यूज पंच, जहां हम करते हैं सटीक पड़ताल खबरों को लेकर। वो खबरें जिनसे हम आपको करवाते हैं रूबरू, और ये खबरें होती हैं सच का वो आईना, क्योंकि ये खबरें हम आपको डंके की चोट पर आंख से आंख मिलाकर बताते हैं। मैं हूं आंचल गुलाटी गुंबर, और आइए सीधे रुक करते हैं इस वक्त की प्रमुख टॉप लाइन्स की तरफ। तो कराची में एक बार फिर आतंकियों की महफिल याराना वहां पर है, लेकिन वहां पर यार कोई नहीं बल्कि आतंकी मौजूद है। आखिरकार बाज नहीं आता पाकिस्तान। वहीं यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल में TRF यानी कि टेररिस्ट रेजिडेंट जो फ्रंट है, उसकी कुंडली खुलेगी, और कौन से ऐसे ग्रह हैं जो उस पर कुंडली मारकर बैठे हैं, ये पता लगेगा। पुतिन साहब ने अपनी गाड़ी को यू टर्न में घुमा दिया है, लेकिन वहीं इस यू टर्न से जेलेंस्की ने ट्रंप को क्यों खरी खोटी सुनाई है, इस खबर पर भी करेंगे हम मंथन। तो शुरुआत करते हैं पड़ोसी देश पाकिस्तान से, जिसे अब हम ढीठ बोल रहे हैं। ढीठ हो चुका है। इतनी फटकार लगने के बाद असर बेअसर है। कराची में हो क्या रहा है? वहां पर आतंकियों की महारैली है। देशों में जो पॉलिटिकल नेता हैं उनकी महारैली होती है। पाकिस्तान एक अलग ही ढर्रे पर चलता है, और इस रैली में पाकिस्तान सेना की झूठी तारीफों के पुल बांधे जाएंगे, और पाकिस्तान एक बार फिर बेनकाब होता हुआ। ये पाकिस्तान की फितरत में शामिल है, ये पाकिस्तान की आदत में शामिल है। और पाकिस्तान के तमाम मंत्री कई मंचों पर कह चुके हैं कि आतंकवाद से हमारा कोई नाता नहीं, लेकिन नाता ऐसा है जो कभी जाता नहीं है। तो कराची में ये महारैली का आयोजन होगा, जहां आतंकी होंगे, क्योंकि पाकिस्तान की सरजमी से आतंक को पोषित पल्लवित किया जाता है। क्यों? सुधरने को तैयार नहीं है पाकिस्तान। कराची में आतंकियों की खुलेआम महारैली है, यानी कि सुधरना क्या होता है ये पाकिस्तान को नहीं पता, और उसके कान पर जू भी नहीं रेंगती। आप कुछ भी कर लीजिए, भारत के खिलाफ जमकर जहर उगलना ये पाकिस्तान की फितरत में शामिल है। मंच पर क्या हुआ? मंच पर लगाए गए भारत विरोधी नारे। विरोध जताने का तरीका भारत के खिलाफ पाकिस्तान का। कट्टरपंथी इस्लामी नेता और खूंखार आतंकी शामिल हुए, यानी वहां नेता और आतंकी एक मंच शेयर करते हैं। आप उस देश की राजनीतिक हालत का जरा अंदाजा लगाइए। वहीं इस रैली में कौन दिखा? आतंकी हाफिज सईद का भतीजा। अब कैसे कहेगा पाकिस्तान कि हमारे यहाँ आतंकवाद नहीं है? रैली में लश्कर और जमात के जो समर्थक हैं उनका भी जमावड़ा देखा गया, यानी कि इंटेलेक्चुअल्स, बुद्धिजीवी या टीचर्स, ऐसे लोग वहां नहीं होते। वहां होते हैं आतंक के सरगना, उनके आका। और इस घटना ने पाकिस्तान को एक बार फिर बेनकाब करके रख दिया। रैली में अब पाकिस्तान ने क्या किया? अपनी सेना की झूठी तारीफों का पुलिंदा बांधा, क्योंकि वहां पर सरकार कौन चलाता है? सेना चलाती है। नाम का PM है, नाम का राष्ट्रपति है। उग्रवादी विचारकों की मेजबानी के लिए जाना जाता है ये संगठन, जिस संगठन का हम जिक्र कर रहे हैं, और कैसे ये संगठन बरगलाता है वहां के लोगों को, उनका माइंड वॉश करता है, और व्हाइट कॉलर आतंकवाद फैलाने के लिए जाना जाता है। आइए इससे जुड़ा एक वीडियो आपको दिखाते हैं। सबसे पहले देखिए इस वीडियो को। आप इस वीडियो को देखिए, जितनी भीड़ आप यहां देख रहे हैं। अब इस मंच पर देखिए, जहां आतंक के सरपरस्त मौजूद हैं, और यहां लिखा जा रहा है द नेशन इज प्राउड ऑफ इट्स ब्रेव सोल्जर्स। वही पाकिस्तान है, याद कीजिए करगिल, जिन्होंने अपने अदम्य साहस और शौर्य का परचम लहराने वाले जो उनके सैनिक थे ना, उनके जो मृत शरीर है उसे लेने से भी मना कर दिया था। लेकिन आज आप देखिए यहाँ की जो आवाम है बैठी है, वो क्या देख रही है कि आतंकी और वहां के नेता एक मंच पर। हालांकि नया नहीं है, अभी हमने नमाज जनाजा देखा था, जहां पर आंसू बहाते हुए नजर आए थे। अब भारत के तेवर देखकर पाकिस्तान का डरना लाजमी है। आप आंख उठाएंगे, हम घुस कर मारेंगे। डरा पाकिस्तान दुम दबाकर सीज फायर की भीख मांगी है। ये तो हम जानते हैं कि वहां के DGMO साहब ने यहाँ के DGMO को फोन किया था, और साफ तौर पर भारत ने कूटनीतिक और सैन्य स्तर दोनों अहम है, डिप्लोमेटिक और अगर हम बात करें जो मिलिट्री चैनल है, दोनों लेवल्स पर ये जीती है जंग। और दुनिया ये देख रही है कि पाकिस्तान
आतंकवाद को शय दे रहा है। शय और मात का ये खेल है, लेकिन शय कौन दे रहा है? पाकिस्तान। और भारत ने अपनी कूटनीति को ऐसा रचा बदल कर रख दिया और ये कहा कि व्हाट इज द न्यू नॉर्मल? द न्यू नॉर्मल इज कि आपसे ट्रेड पर बात नहीं होगी, आपसे बात होगी टेरर, आतंकवाद को लेकर, और आपसे कोई भी डायलॉग तभी आगे बढ़ाया जाएगा जब आप आतंकवाद पर बात करने के लिए राजी होंगे और किसी भी स्तर पर आतंकवाद को नाकाबिले बर्दाश्त रहेगा। और इसी पर चर्चा करने के लिए इस बड़ी खबर पर मेरे सहयोगी विशाल बैरिस्टर जुड़ गए। विशाल, दो अहम बातें हैं। शुरुआत करते हैं आतंक की महारैली से। पाकिस्तान अपने आप को देश बोलता है, खुद के लिए कहता है कि मैं IMF से इसलिए पैसा मांगता हूं कि मैं वेलफेयर स्कीम्स चलाता हूं। ये है उनकी वेलफेयर स्कीम्स, जहां आतंक के सरपरस्त और नेता एक ही मंच पर झूठा पुलिंदा बांध रहे हैं सेना की बहादुरी को लेकर। आंचल, बिल्कुल ठीक कहा आपने। मैं इस वक्त हूँ शेर कश्मीर पार्क में और अभी यहीं से एक हुजूम निकला है तिरंगे को लेकर। पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे हैं, हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे हैं और कुछ ही देर में हमारी दूसरी टीम जिसमें मेरे सहयोगी अश्वनी है वो आपको विजुअल्स दिखाएंगे। आपने बात करी है पाकिस्तान के अंदर एक अलग रैली की। ये कश्मीर है, ये हिंदुस्तान है, यहाँ पर अलग तरह की रैली है। और आपने बात करी लश्कर तैयबा की, आपने बात करी अहले सुन्नत वल जमात की। ये वही अहले सुन्नत वल जमात है जिसको 2002 में बैन किया गया था। और किसने बैन किया था? जनरल परवेज मुशर्रफ ने, जो पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति हैं। और ये वही अहले जमात वल सुन्नत है जिसके तार जुड़े हुए थे प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो के असैसिनेशन से। बिलावल भुट्टो आजकल काफी जोर से बोल रहे हैं, लेकिन वो ये भूल गए कि ये वही ऑर्गेनाइजेशन है जो कभी अल-कायदा के नाम से, कभी अहले जमात वल सुन्नत के नाम से, कभी सिपाह-ए-सहाबा के नाम से और कभी अलग अलग नामों से ये आतंक फैलाती है। ये आतंक अगर आप पालोगे, जहर पालोगे, तो जहर के नतीजे भी आपको भुगतने पड़ेंगे। और पाकिस्तान में भुगता भी है। पूरी दुनिया ने देखा कि बेनजीर भुट्टो को कितनी बेरहमी से सुसाइड बॉम्बर ने उड़ा दिया था। और ये वही ऑर्गेनाइजेशन है जो अल-कायदा से जिसके तार जुड़े हुए हैं। और अब ये पाकिस्तान की फौज के साथ खड़ी है। तो पाकिस्तान को ढीठ नहीं कहा जाएगा, पाकिस्तान को बेशर्म कहा जाएगा, क्योंकि उसका असली चेहरा निकल कर सामने आ गया है। लश्कर तैयबा के जो लोग हैं वो इसमें शामिल है। हाफिज सईद, जो यूनाइटेड नेशंस ने जिसको बैन कर रखा है, जिस ऑर्गेनाइजेशन को यूनाइटेड स्टेट्स ने जिसके ऊपर $10 बिलियन का इनाम रख रखा है, उसको पाकिस्तान पाल रहा है। अल कायदा के हमको मालूम है उसामा का क्या हाल किया था अमेरिका ने। सारी बातें पूरी दुनिया को पता है, लेकिन पाकिस्तान मुखौटे बदलता है, मुखौटे लगाता है, लेकिन वो ये बात नहीं छिपा पा रहा कि भाई हमारे हाथ में कुछ नहीं है, हम अपने फौज की कठपुतली हैं। और फौज जो है आतंकवादियों को पनाह देती है, उनकी कठपुतली फौज आतंकवाद को पनाह देती है, आतंकियों को पनाह देती है, आतंकियों को ट्रेन करती है, क्योंकि उसका हाथ ISI के साथ मिला हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया विशाल इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए। तो क्योंकि हम बात कर रहे हैं यहाँ पर पाकिस्तान को लेकर, और पहलगाम का जो कायराना जो हमला किया गया था उसकी जिम्मेदारी किसने ली थी? आपको याद होगा, TRF, टेररिस्ट रेजिस्टेंट फ्रंट ने। अब उसके बैन पर भारत जुटा हुआ है कि कैसे इस पर बैन लगाया जाए, और इसीलिए TRF को बैन कराने में जब भारत जुटा है तो कैसे जुटा है, उसका सारा काला चिट्ठा भारत खोलने के लिए तैयार है। भारत के पास साक्ष्य है और यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल में यानी संयुक्त राष्ट्र में प्रस्ताव लाया जाएगा। ये प्रस्ताव ये बताएगा कि न्यूयॉर्क में नए सबूतों के साथ भारतीय जो टीम है उसने तमाम साक्ष्य और सबूत इकट्ठा किए हैं, और न्यूयॉर्क में भारत की एक टेक्निकल टीम है जिसका ये मानना है कि TRF और लश्कर तैयबा की जो गतिविधियां हैं वो जुड़ी हुई हैं और उनके पास सबूत है पाकिस्तान की संलिप्तता की, उसकी जानकारी भी है। और यूनाइटेड नेशंस की जो प्रतिबंध समिति है उसके साथ ये बातचीत चल रही है कि भाई TRF को बैन श्रेणी की कैटेगरी में डाला जाए, और यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑफ जो काउंटर टेररिज्म है यानी उसका वो विंग जो आतंकवाद के खिलाफ लड़ता है, उसके काउंटर टेररिज्म कमेटी ऑन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टिव की अगर बात की जाए उससे भी चर्चा की गई है कि पहलगाम हमले की जिम्मेदारी TRF ने ली थी। और पहलगाम हमले में क्या हुआ था, मासूम वो पर्यटक जिनका कोई कसूर नहीं था, उन्हें अपनी
जान से अपनी जान को गंवाना पड़ा था। इसी पर अखिलेश सुमन से एक अपडेट लेते हैं। अखिलेश, काला चिट्ठा टीआरएफ का खोलने के लिए तैयार है भारत, और सबसे अहम बात ये कि पाकिस्तान की तरह नहीं है हमारे पास हमारी बात को कहने पेश करने के पुख्ता सबूत होते हैं। निश्चित तौर पे देखिए, टीआरएस जो द रेजिस्टेंट फ्रंट जिसको कहते हैं, उसके खिलाफ हम 2022 से ही संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की जो ये सैंक्शन कमेटी है उसके खिलाफ, उसकी एक्टिविटी के खिलाफ हम सबूत देते रहे हैं। और जब पहलगांव की घटना हुई तो उसके खिलाफ तो और पुख्ता सबूत मिले, और यहाँ तक कि टीआरएफ ने खुद पहले एक्सेप्ट किया, उसने जिम्मेदारी ली, और बाद में संभवतः पाकिस्तानी जो हैंडलर थे उनके कहने पे उसने जिम्मेदारी वापस ले ली। तो निश्चित तौर पे टीआरएस की संलग्नता और टीआरएस का किस तरीके से लश्कर तोयबा के साथ संबंध है, और लश्कर तोयबा किस तरीके से पाकिस्तानी जो पूरी सत्ता है पाकिस्तान जिसमें सेना और सरकार दोनों शामिल है उससे संलग्न है, इन सारी चीजों की जानकारी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की सैंक्शन कमेटी को दी गई है। वहां जो हमारे परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव है पी हैरिस, उनके नेतृत्व में ये टीम थी जिसमें कि भी कुछ सुरक्षा एजेंसियों के सदस्य अधिकारी भी शामिल हैं जो भारत से गए थे इस काम के लिए। उन्होंने फिर यूएनओसीटी के जो महासचिव हैं बोरोंको, उनसे मुलाकात की, और उसके बाद सीटीईडी के जो महासचिव हैं, जो सहायक महासचिव हैं नतालिया घेरमैन, उनको भी इस बात की पूरी जानकारी दी। तो निश्चित तौर पे ये जो पूरी प्रक्रिया होती है, ये पूरी प्रक्रिया इसलिए चलाई जाती है कि ये जो सैंक्शन कमेटी में जो लिस्टिंग होती है उस लिस्टिंग की जो मॉनिटरिंग कमेटी करती है, और उसमें लिस्टिंग डलवाने के लिए पूरा आपको एक तरीके से उनका कच्चा चिट्ठा सौंपना पड़ता है, और उस कच्चे चिट्ठे के आधार पे फिर वो तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा अखिलेश, परिषद में इसमें प्रस्ताव अगर जब जाता हम है। किसी इस तरह के आतंकी संगठन पर बैन लगाने की बात करते हैं, कोई भी देश हो, उसके लिए क्या वोटिंग प्रक्रिया होती है? उसके वोट के आधार पर यह तय किया जाता है जब बाकी देश वोट करते हैं कि क्या इस संगठन को बैन की कैटेगरी में डाला जाए? निश्चित तौर पे इस वोटिंग की प्रक्रिया होती है, और यहाँ तक कि इसमें जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के जो अस्थायी सदस्य हैं, 5 अस्थायी सदस्य हैं, उन 5 अस्थायी सदस्यों को वीटो का राइट होता है, वो वीटो लगा सकते हैं। चीन ने लंबे समय तक वीटो लगाया है ऐसे कुछ संगठनों को आतंकवादी संगठनों की श्रेणी में लाने के लिए। पुख्ता प्रमाण नहीं है, पर्याप्त सबूत नहीं है, अभी माकूल समय नहीं है, ये सब सारे बहाने उन्होंने बनाए हैं, लेकिन फिर अंत में लंबे समय तक अखिलेश, बहुत बहुत शुक्रिया। उसकी बड़ी खबर आ रही है सुप्रीम कोर्ट से जुड़ी, जहां राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट से 14 बिंदुओं पर मांगा स्पष्टीकरण। राष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए समय सीमा तय करने का मामला, संविधान के अनुच्छेद 143(1) के तहत मांगा गया स्पष्टीकरण, और ये अहम खबर विधानसभा द्वारा राज्यपाल को भेजे गए जो विधेयक हैं, ये उन फैसलों से जुड़ा मामला है। 8 अप्रैल के सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर स्पष्टीकरण मांगा गया है। राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट से 14 अहम बिंदुओं पर एक स्पष्टीकरण मांगा है, जिसमें राष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए समय सीमा तय करने का ये मामला है, और संविधान का जो अनुच्छेद 143(1) है उसके तहत, उसके अंतर्गत इस स्पष्टीकरण की मांग की गई है। विकास सारथी जुड़ गए। विकास, क्या है ये पूरा मामला, कानूनी लिहाज से हमें समझाइए। देखिए, जब भी किसी फैसले को लेकर के अगर सरकार को ये लगता है कि इसमें कुछ स्पष्टीकरण का अभाव है या किसी तरह की दुविधा है, तो राष्ट्रपति के जरिए एक रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट को भेजा जाता है, और उस पर कुछ स्पष्ट बिंदुओं पर सुप्रीम कोर्ट से राय ली जाती है कि सुप्रीम कोर्ट को क्या लगता है इस मसले पर। तो अभी आप जैसा 8 अप्रैल का फैसला देखेंगे, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपाल और राष्ट्रपति के लिए एक समय सीमा तय कर दी है कि अगर विधानसभा कोई विधेयक उनके पास भेजती है तो एक तय समय में उस पर निर्णय लिए जाने चाहिए। अब इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट से राष्ट्रपति ने जो रेफरेंस भेजा उसमें 14 बिंदुओं पर जानकारी मांगी, और ये क्योंकि अगर आप संविधान को देखें तो वहां पर कहीं भी राष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए इस तरह के निर्णयों को लेकर के कोई तय समय सीमा नहीं है। ऐसे में जब सुप्रीम कोर्ट ये इस तरह का एक गाइडलाइन जारी करता है और एक पर्टिकुलर टाइम फिक्स करता है, तो जाहिर है इसको लेकर के केंद्र का कहना है कि स्पष्टता का अभाव है, और इसीलिए ये रेफरेंस भेजा गया है केंद्र की ओर से। आमतौर पर आंचल, ये जो रेफरेंस है वो संविधान पीठ ही सुनेगी। सुप्रीम कोर्ट की कम से कम 5 जजों की संविधान पीठ इसको सुनेगी, और फिर उसको लगेगा कि वाकई जो फैसला
दो जजेस ने, जस्टिस पारदीवाला बेंच ने जो फैसला दिया उसको लेकर के एक एम्बिग्विटी है, उसमें एक स्पष्टता का अभाव है। तो इन बिंदुओं में से जिन बिंदुओं पर सुप्रीम कोर्ट को स्पष्टता का अभाव लगता है उन पर वो अटॉर्नी जनरल को सुनेगा, केंद्र सरकार के जो भी इश्यूज हैं उनको सुनेगा और जो और पक्षकार हैं उनको सुन करके एक ओपिनियन अपना देगा। अब इसमें आंचल दो बातें हैं कि पहली बात, ये ओपिनियन बाध्यकारी नहीं होता राष्ट्रपति के लिए मानना, अच्छा। और सुप्रीम कोर्ट के लिए भी ये मैंडेटरी नहीं, ये बाध्यकारी सुप्रीम कोर्ट के लिए भी नहीं है कि वो किसी प्रेसिडेंशियल रेफरेंस को सुने ही सुने या उस पर अपनी राय दे। इसमें हमने, अगर मैं 2012 में किसी तरह का रेफरेंस भेजा गया था, प्रेसिडेंशियल रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट को भेजा गया था 2G स्पेक्ट्रम फैसले के बाद, उसको जब कोर्ट ने देखा, उसमें उठाए गए बिंदुओं को देखा तो कोर्ट ने कहा था कि हम फैसले में जो बात कह चुके हैं वो स्पष्ट है, इसलिए अलग से हमें कोई अपनी राय देने की जरूरत नहीं। तो दोनों ही पक्षों के लिए बाध्यकारी नहीं है, लेकिन रांचल इससे एक मौका जरूर मिलेगा एक लार्जर डिस्कशन का, और कोर्ट को लगता है कि दो जजेस की बेंच ने कहीं ऐसा फैसला दिया है जो संविधान के प्रावधानों के अनुरूप नहीं है, तो इस मामले को फिर जाहिर है बड़ी बेंच के पास भी भेजा जा सकता है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया विकास ने तमाम जानकारी को हमसे साझा करने के लिए। और आइए अब बात करते हैं एक इनकाउंटर से जुड़ी हुई। 13 मई शोपियां में 3 आतंकियों को ढेर किया गया और 15 मई त्राल में भी एक आतंकी ढेर, यानी कि आतंक के खिलाफ भारत की कार्रवाई लगातार जारी। आप देख सकते हैं दोनों तस्वीरों में, जहां शोपियां में 3 आतंकी मारे गए और त्राल में एक आतंकी को मार गिराया गया सुरक्षा बलों द्वारा। 13 और 15 मई ये 2 दिनों की घटना। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि आतंक का सर कुचलने के लिए जो सुरक्षा बल हैं वो मुस्तैद, चौकस, और 48 घंटे के भीतर ही दूसरी मुठभेड़ हुई है, जहां जम्मू कश्मीर का जो अवंतीपोरा का नादेर और त्राल है वहां पर मुठभेड़ हुई सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच, और त्राल मुठभेड़ में एक आतंकवादी को ढेर किया गया। वहीं सुरक्षा बलों ने इस इलाके की घेराबंदी की हुई है। अब 2 बातों पर अपडेट्स लेंगे हम। श्रीनगर में हमारे जुड़ने वाले हैं संवाददाता, लेकिन उससे पहले आपको बताएं कि जम्मू कश्मीर में अवंतीपोरा के नादेर और त्राल में ये मुठभेड़ हुई, और त्राल में जब ये मुठभेड़ हुई उसमें एक आतंकी मारा गया। सुरक्षा बल सजग, चौकस, मां भारती की सेवा में कि आतंक का सर कुचलने के लिए जो भी सख्त कार्रवाई की जाएगी हम पीछे नहीं हटेंगे। ये तिरंगा यात्रा की तस्वीरें आप देख सकते हैं, श्रीनगर का लाल चौक जो हम आपको दिखाएंगे अभी तस्वीरों में। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ श्रीनगर से अश्विनी मिश्र जुड़े हुए, हम दोनों खबरों पर अश्विनी से जानकारी लेंगे। अश्विनी, अगर तिरंगा यात्रा की बात की जाए जो सेना के शौर्य को सलाम करते हुए निकाली जा रही है, उसको लेकर किस तरह का जोशो खरोश है श्रीनगर के लाल चौक पर? अश्विनी। इधर से अश्विनी, मैं पहले तस्वीरें दिखाऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल, मैं देख पा रही हूँ आपको अश्विनी जी। मैं तस्वीरें दिखाऊंगा कृतिका की। देखिए तस्वीरें दिखाइए पीयूष कि किस तरीके से हजारों की संख्या में यहाँ पर लोग मौजूद हैं। हजारों की संख्या में नौजवान हाथों में तिरंगा थामे लाल चौक पर पहुंच रहे हैं और हिंदुस्तान हिंदुस्तान, मेरी जान, आतंकवाद का सफाया हो, यही जयकारे जो है, यही नारे जो है गूंज रहे हैं समूचे वादिये कश्मीर में। कश्मीर के अलग अलग हिस्सों में ये तिरंगा यात्रा निकाली गई है। ये तिरंगा यात्रा इस बात का सबूत है कि ऐसी ताकतें जो हिंदुस्तान की तरफ किसी भी तरीके से दिखाना चाहती है, ऊपर आइए, किसी भी तरीके से दिखाना चाहती है कि आतंकवाद कहीं न कहीं है, तो घाटी की आवाम ने आज हाथों में तिरंगा। बिल्कुल अश्विनी, हम देख पा रहे हैं, आप थोड़ा सांस लीजिए, हम ये दिखाना चाहते हैं। जी जी, कहा करते थे कि घाटी में कोई तिरंगा उठाने वाला नहीं रहेगा, लेकिन आप देखिए कि हजारों की संख्या में यहाँ पर हाथों में तिरंगा थामे पहुंचे हुए हैं। ये जवाब है उन सभी ताकतों को जो, देखिए एम्बुलेंस देखिए, लोगों का उत्साह देखिए। बिल्कुल देखिए किस तरीके से लोग नारा लगा रहे हैं, किस तरीके से लोग यहाँ पर हाथों में तिरंगा थामे हुए पहुंचे हैं, जो कि जवाब देता है समूचे बैनुल अक़वामी मुल्क को, दुनिया भर को, जो कि अलग अलग तरीके से देश की तस्वीर पेश करना चाहते हैं। ये कौमी एकजुटता का प्रमाण है, ये हमारी एकता का प्रमाण है। देखिए अभी तांता नहीं टूट रहा है। पीयूष दिखाया कि किस तरीके से हजारों की संख्या में लोग हाथों में तिरंगा थामे आ रहे हैं। ये जवाब है उन ताकतों को जो कहते थे कि घाटी में कोई तिरंगा उठाने वाला नहीं होगा। आज देखिए हजारों की संख्या में नौजवान हाथों में तिरंगा थामे लाल चौक पर पहुंचे हैं। श्रीनगर के बिल्कुल अश्विनी, हाथों में तिरंगा है, जिसमें खवातीन है, युवा है, नौजवान है, बुजुर्ग है। देखिए कि किस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर का जो बदला लिया गया है
वो बताता है कि ऑपरेशन सिंदूर का जैसे देश के अलग अलग हिस्सों में लोग मुक्त कंठ से प्रशंसा कर रहे हैं, घाटी की आवाम हाथों में तिरंगा थामे दिखा रही है कि किस तरीके से यहाँ पर आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में पूरा का पूरा घाटी की आवाम एक है। बिल्कुल तौर से ये तस्वीरें बताती है कि पाकिस्तान के मंसूबों पर हमारे सैनिकों ने अगर नापाक इरादों पर हमारे सैनिकों ने मुंहतोड़ जवाब दिया है तो देश की आवाम प्रधानमंत्री बिल्कुल, और ये हाथों में तिरंगा बिल्कुल के साथ हाथों में तिरंगा लिए जवाब दे रही है आतंकवाद के हर स्वरूप को। बिल्कुल, पहले आपने कहा कि किस तरीके से जी आपने पूछा कि त्राल में एक आतंकवादी ढेर किया जा चुका है। त्राल में एक लगातार सुबह से कहीं ना कहीं चल रहा है मुठभेड़, और वो भी एक तस्वीर है कि किस तरीके से हमारे सैन्य बल, हमारे सुरक्षा बल आतंकवाद के हर स्वरूप को यहाँ पर नेस्तनाबूद करना चाहते हैं। जी आप दृश्य दिखाएं, लहरा रहा है तिरंगा, लाल चौक पर हजारों की संख्या में हमारे नौजवान पहुंचे हैं और भारत माता की जय और पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे यहाँ पर जय घोष कर रहे हैं। कृतिका, बिल्कुल, सेना का शौर्य बल, तिरंगे की आन बान और शान, हाथों में तिरंगा, दिल में राष्ट्रभक्ति और देश प्रेम, ये वो बदला हुआ कश्मीर है जिसकी तस्वीर अश्विनी ने हमें दिखाई। बहुत बहुत शुक्रिया अश्विनी इस जबरदस्त रिपोर्टिंग के लिए। और ये तस्वीर कहाँ क्या दिखा रही है, एक तरफ हम आतंकियों के साथ लोहा लेते हुए उन्हें मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं और यहाँ पर अपना तिरंगा भी श्रीनगर में लहराया जा रहा है, जहाँ पर हम मानते थे कि कई दशकों पहले तक आप वहां से सुरक्षित रिपोर्टिंग नहीं कर सकते, लेकिन आज वहां पर लहराता हुआ हमारा विजय विश्व तिरंगा प्यारा। वक्त एक ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद आकर जानेंगे कि पुतिन साहब ने यू टर्न क्यों लिया और दो टूक क्यों सुनाई जेलेंस्की ने राष्ट्रपति ट्रंप को। जुड़े रहिए न्यूज पंच के साथ। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। ब्रेक के बाद का स्वागत। और अब बात करते हैं मिशन इस्तांबुल की, जहां आज शांति वार्ता प्रस्तावित है। हालांकि इस शांति वार्ता में शामिल तो होना था पुतिन को, लेकिन पुतिन और ट्रंप नहीं होंगे इसमें शामिल। हालांकि जेलेंस्की ने रखी थी ये शर्त कि कयामत तक उनका इंतजार किया जाएगा और पुतिन की मौजूदगी में ही वो शामिल होंगे। तो क्या माना जाए कि क्या रूस और यूक्रेन के बीच ये सीज फायर होगा, क्योंकि कोशिश तो यही थी कि वो तीनों मिलकर बैठेंगे तो कोई फैसला होगा। अब इस वार्ता से पहले हुआ क्या है, हालांकि इसकी प्रस्तावित जो प्रस्ताव है वो भी पुतिन द्वारा किया गया था। सीधा यू टर्न ले लिया पुतिन साहब ने। उन्होंने कहा कि इस्तांबुल में ये रूस यूक्रेन की शांति वार्ता होगी और तुर्की में मिलने को बेताब थे जेलेंस्की साहब। इस्तांबुल अब कौन जा रहा है? रूसी प्रतिनिधिमंडल जा रहा है। वहां पर क्या होगा? तकनीक और राजनीतिक दोनों मुद्दों पर चर्चा है। अब इसमें अहम ट्विस्ट क्या आया? एक ट्विस्ट टर्न ये आया कि पुतिन और ट्रंप इस वार्ता में शामिल नहीं होंगे। हालांकि पुतिन ने ही इस सीधी वार्ता को शुरू करने का न्योता दिया था, इसीलिए जेलेंस्की साहब कह रहे हैं कि भाई हमें रूस के इरादों पर शक है। और ट्रंप ने भी इस वार्ता में शामिल होने की पेशकश की थी। आखिरकार क्या मैसेज दिया जा रहा है ट्रंप? अगर देखें तो जेलेंस्की साहब द्वारा ट्रंप को, इस पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ अमित पाल जुड़ गए। अमित, पुतिन का ये यू टर्न क्या आपको लगता है इस मिशन इस्तांबुल को एकम्प्लिश करने में, तो अब मुझे लगता है कितना मददगार साबित होने वाला है, क्योंकि प्रतिनिधिमंडल जा रहा है, तो क्या एक सीजफायर की उम्मीद हम कर सकते हैं? अमित, मेरी आवाज आपको पहुंच रही है? अमृत मेरी आवाज शायद सुन नहीं पा रहे। चलिए अमृत को दोबारा कनेक्ट करने की कोशिश जी मुश्किल है, क्योंकि राष्ट्रपति जेलेंस्की का ऑफर था कि आप आके मिलें प्रेसिडेंट ट्रंप। जी मुझे पहुंच रही है आपकी आवाज। आपको मेरी आ रही है? जी 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 अमृत बोलिए। जी मुझे आपकी आवाज आ रही है अंचल। जी बोलिए अमृत, बोलिए। जी मैं सुन पा रहा हूँ आपकी आवाज। जी अमृत अपनी बोलिए बोलिए। चलिए दोबारा इस खबर पर 2 बजे बात करेंगे, लेकिन आपको ये बताएं कि जेलेंस्की जो हैं यूक्रेनियन राष्ट्रपति,
जब ट्रंप ने भी इस वार्ता में शामिल होने की बात की गई तो आखिरकार ट्रंप, मैं वो ग्राफिक्स ही पढ़ रही हूं, लगातार मुझे कमांड दी जा रही है, जेलेंस्की ने आखिर किया क्या? जेलेंस्की ने ट्रंप से कहा कि भाई आप किनारा कर लीजिए। मिशन इस्तांबुल पर सख्त संदेश था जेलेंस्की का ट्रंप को, क्योंकि शांति समझौते पर बात होगी, बिल्कुल होगी, लेकिन सीधी बात होगी और जिस पार्टी से बात होनी है उनसे होगी, आपकी जरूरत नहीं है। पुतिन के सामने बात होगी, आमने सामने बैठकर हम ऑन द टेबल बात करेंगे। और इसीलिए ये समझना ट्रंप के लिए बेहद जरूरी है, जहां पर वो हर दो देश के बीच मध्यस्थता करने की कोशिश करते हैं। इसलिए बिल्कुल तरीके करीने से साइडलाइन कर दिया यूक्रेनियन राष्ट्रपति ने। हालांकि पुतिन की समझौते तक पहुंचने की जो बात कही जा रही है उसमें भी कहीं ना कहीं जेलेंस्की साहब को शक है, क्योंकि ये मानना, पूरे देश को समझाना यूक्रेनियन राष्ट्रपति के लिए बेहद जरूरी था कि पुतिन वास्तविक बाधा है इस सीज फायर को कनेक्ट करने में, इस सीज फायर को एक अलग लेवल पर ले जाने के लिए। इसीलिए शांति कौन चाह रहा है, युद्ध कौन चाहता है, ये बिल्कुल साफ है। फिलहाल न्यूज पंच में अभी के लिए इतना ही, लेकिन आपसे 2 बजे मुलाकात फिर होगी 3 अहम मुद्दों के साथ। मुझे मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।